तकनीकी विषय को अगर छोड़ दें, दर्शन के विषय को ले लें, दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं पूरी दुनिया में, वो जर्मन में है। और सबसे बड़े दर्शन शास्त्री जो दुनिया के माने जाते हैं वो सब जर्मन है, अंग्रेज नहीं है। हम मार्क्स की बात सुनते हैं ना, मार्क्स वो जर्मन था। कांट की बात करते हैं ना, वो जर्मन था। हीगेल की बात करते हैं, वो जर्मन था। दुनिया के सारे उच्च श्रेणी के दर्शन शास्त्री जर्मनी देश के रहे हैं और जर्मन भाषा में काम किया है, इसलिए दर्शन शास्त्र की सबसे ज्यादा पुस्तकें जर्मनी में छपी हैं। इसी तरह से चित्रकारी की, कलाकारी की, संगीत की, सिनेमा की सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस विषय पर। कला, चित्रकारी, भवन निर्माण, मूर्ति कला, वास्तुकला, इन सब कलाओं पर सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है। और इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं दुनिया में, वो स्पेनिश में है, पोर्चुगीज में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है। अगर आप इसमें अंग्रेजी को ढूंढेंगे तो अंग्रेजी कहीं नहीं है। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में मैं ये कहूं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर सभी भाषाओं में हैं। दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में है, जर्मन में तो सबसे ज्यादा है। विज्ञान और तकनीकी में सबसे ज्यादा पुस्तकें रूसी भाषा में है, अंग्रेजी में तो बहुत कम है, क्योंकि अंग्रेजी में विज्ञान और तकनीक का शोध सबसे कम हुआ है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आप ये कहेंगे कि हमको तो सारी दुनिया में ये बताया जाता है, ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का, वो वैज्ञानिक इंग्लैंड का, ये तकनीशियन इंग्लैंड का, वो तकनीशियन इंग्लैंड का। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत खराब है, लेकिन वो सच्ची बात है। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी में सबसे कम विज्ञान और तकनीकी पर शोध हुआ है, लेकिन दुनिया में जो कुछ अंग्रेजी में छपा है उनमें से आधे से ज्यादा चोरी का है, दूसरों ने शोध किया है, उसको अंग्रेजों ने अपना नाम लगा के छाप दिया है। कभी समय आया तो आपके सामने एक विषय पे बात करूंगा कि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों की क्या क्या शोध चुराई है और कौन कौन सी तकनीकी अपने नाम से प्रकाशित कराई है। दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है। संकेत में कह रहा हूं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, राइट ब्रदर्स से लगभग 14-15 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार पूना में हुआ था, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था। इसी तरह से सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया गया, बर्फ का आविष्कार अंग्रेज वैज्ञानिकों ने किया। एक तो बर्फ वो होती है जो प्रकृति से हमको मिलती है, बारिश जैसे गिरती है ना वैसे बर्फ गिरती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रयोगशाला में बर्फ बनाने का आविष्कार ये कहते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया 17वीं शताब्दी में। हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि 10वीं शताब्दी में भारत में बर्फ निर्माण की फैक्ट्रियां चलती थी। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में बर्फ का निर्माण का उन्होंने पहली बार शोध किया। यहां 10वीं शताब्दी में सन 1000 के आसपास बर्फ बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां थी भारत में, जहां फैक्ट्री में बर्फ बनती थी, और बर्फ का आविष्कार तो उसके बहुत पहले का है। ऐसे ही दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ प्रचारित कर रखा है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया। किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो आपने पढ़ा है ना बचपन में, न्यूटन के 3 सिद्धांत या न्यूटन के 3 नियम। क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो भारतीय वैज्ञानिक सब 9वीं 10वीं शताब्दी में बोलकर चले गए, किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हमारे यहां बहुत सारी शोधें बहुत पहले हो चुकी थी, अंग्रेजों ने उनको अपना नाम लगा लगा के सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया। आपको मालूम है एक अंग्रेज के नाम से सारी दुनिया में कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु का है। वो अंग्रेज ग्राहम बेल अपने नाम से सारी दुनिया में छपा लिया उसको। यूरोप के और अंग्रेजों के नाम ये कहा जाता है कि पौधों में जीवन है, पौधे हंसते हैं, पौधे बोलते हैं, पौधे रोते हैं, पौधे मुस्कुराते हैं। ये सबसे पहली शोध अंग्रेजों के द्वारा दुनिया में आई। ये शोध तो भारतीय वैज्ञानिकों की है और अंग्रेजों से सैकड़ों साल पहले की है।
तो अंग्रेजों ने विज्ञान और तकनीकी में कोई मूल शोध नहीं किया है। दूसरे देशों में जो शोध हुए हैं उनको चुरा चुरा कर अपने नाम से प्रकाशित किया है। हम तो ऐसे एक मुश्किल में फंस गए कि जब अंग्रेज सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि ये विज्ञान की शोध हमने की, ये विज्ञान की शोध हमने की, अगर उस समय भारत आजाद होता तो अंग्रेज सारी दुनिया के सामने झूठे सिद्ध हो जाते और हम उनके मुकाबले खड़े होकर कहते कि झूठ मत बोलो, ये शोध तो पहले भारत में हुई है और इस शताब्दी में हो चुकी है। ये आपको मालूम है चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, उसके टीके लगाने के आविष्कार के बारे में अंग्रेजों के नाम लिखा हुआ है कि टीके का आविष्कार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से 300 साल पहले इस भारत देश में चिकन पॉक्स का टीका बनता था और लगाया जाता था, उसके प्रमाण मिल चुके हैं और अब अंग्रेजों ने इसमें बोलना बंद कर दिया है। फिर अंग्रेजों ने सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया कि शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा शोध हमने किया। अब उन अंग्रेजों के मुंह पर हम मार सकते हैं कि तुमने शल्य चिकित्सा में क्या किया। दुनिया की शल्य चिकित्सा में जो आधुनिकतम चिकित्सा मानी जाती है प्लास्टिक सर्जरी, वो भारत में अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले से चल रही थी और उसके प्रमाण खुद अंग्रेज वैज्ञानिकों ने और अंग्रेज शल्य चिकित्सकों ने लिखे हैं अपनी पुस्तकों में। अब हमारी मुश्किल क्या है कि हम सारी दुनिया को अमेरिका और इंग्लैंड मानते हैं और ये 2 देश हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा 198 और भी देश हैं पूरी दुनिया में। अब चूंकि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे 3-4 देशों में अंग्रेजी है तो हमारी दुनिया भी इन्हीं देशों तक सीमित हो गई है। हमारे लिए 7 समंदर पार माने इंग्लैंड, हमारे लिए 7 समंदर पार माने अमेरिका। 7 समंदर पार तो 198 देश हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका तो 2 हैं। तो चूंकि 2 देशों तक हमारी दृष्टि सीमित है इसलिए हमको दिखाई देता है कि जो भी कुछ विदेशी नाम है वो सब अंग्रेज है। अंग्रेज नाम तो बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। अगर आप बहादुरी में देखेंगे, जिन्होंने बहादुरी से सेनाओं के नेतृत्व करके दुनिया के देशों को जीता है, ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे तो अंग्रेजों का नाम उसमें बिल्कुल नीचे फिसड्डी है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं जो थोड़े दिन पहले पता चली कि इंग्लैंड की तरफ से जितने बहादुर सेनापति दूसरे देशों को जीतने के लिए निकले उनमें से एक भी इंग्लिश नहीं था, सब स्कॉटिश थे। सारे के सारे स्कॉटिश थे। और स्कॉटलैंड एक अलग देश है, जिनकी अलग भाषा है, जिनकी अलग भूषा है, जिनका अलग पूरा का पूरा साहित्य है, जिनकी मुद्रा अलग है, जिनके कानून अलग हैं, जिनका संविधान अलग है। स्कॉटलैंड बिल्कुल इंग्लैंड से अलग देश है। और स्कॉटलैंड के जो निवासी थे वो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे इसलिए अंग्रेज जहां भी मरने के लिए भेजते थे स्कॉटिश लोगों को भेज दिया करते थे, ये खुद नहीं जाते थे कभी युद्ध में। इसलिए दुनिया में जितने अंग्रेजों के नाम पर बड़े नाम लिए जाते हैं सेनापतियों के, वो सब स्कॉटिश हैं। और दूसरे नंबर पर आयरिश हैं। इंग्लिश तो बहुत कम है। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। भारत में 84 गवर्नर जनरल आए अंग्रेजों की तरफ से राज करने के लिए। पहला आया रॉबर्ट क्लाइव। आपको मालूम है ये रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था, ये इंग्लिश नहीं था। और आखिरी आया वो भी अंग्रेज नहीं था, वो आयरिश था। माउंटबेटन का नाम हमने सुना। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन और भारत में पहला अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था और माउंटबेटन आयरिश था। तो स्कॉटिश और आयरिश जैसे 84 बड़े अधिकारी यहां आए। हम दुर्भाग्य से उन सबको अंग्रेज मान के बैठे हैं, वो अंग्रेज नहीं थे। आयरिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है, स्कॉटिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है। दुनिया के सारे महान सेनापतियों के नाम गिनो। गैरीबॉल्डी वो अंग्रेज नहीं था, नेपोलियन वो अंग्रेज नहीं था, बिस्मार्क वो अंग्रेज नहीं था, चार्ल्स द गॉल वो अंग्रेज नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेज नहीं था। दुनिया भर में जिन लोगों ने ख्याति पाई अपने सेनापति होने के नाम पर, सेना का नेतृत्व करने के नाम पर, एक भी उनमें से अंग्रेज नहीं है। अपवाद के लिए 1-2 को छोड़ दिया जाए तो आप बोलिए अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में। वो गलतफहमी पता है क्या हुई है? हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई,
राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को यह हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं,